नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हम पढ़ रहे थे पैंक के भवाकृतिक तंत्र को। ठीक है, पैंक के भवाकृतिक तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले हमने उसका सामान्य परिचय देखा कि पैंक जर्मनी का था। उनके विचार है वो उनके मृत्यु के बाद 1924 में डाइमॉर्फोलॉजिक एनालिसिस के नाम से प्रकाशित हुए। जर्मन भाषा कठिन थी तो उस समय अंग्रेजी अनुवादकों के द्वारा इसका गलत अनुवाद किया गया, जिससे कि ये समझ में कम आई। पैंक के जो स्थल रूपों के विकास से संबंधित विचार थे उनको आकृति विश्लेषण का नाम दिया गया था। इनका जो उद्देश्य था वो था कि जो बहिर्जात प्रक्रम है और स्थल रूपों का विकास है वो किस प्रकार से संबंधित हैं। इन्होंने अपने स्थल रूप के विकास में स्थल खंडों को सबसे पहले इन्होंने समानांतर निवर्तन की कल्पना की, उसके बाद ढाल प्रतिस्थापन की संकल्पना प्रस्तुत की। इन्होंने डेविस के समय निर्भर सिद्धांत की अपेक्षा समय स्वतंत्र सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया। ठीक है, स्थल रूप को उत्थान और निम्नीकरण की दर का प्रतिफल माना। इन्होंने स्थल रूपों के विकास की जो कुछ मान्यताएं हैं वो ली कि जो साम्यावस्था व साम्यावस्था के बीच में ढाल के विभिन्न रूपों का विकास होता है, उत्थान और अपरदन सब साथ साथ चलते हैं। ठीक है, उत्थान से पहले स्थल खंड के लिए प्राइमारंभ शब्दावली का प्रयोग, अंतिम अवस्था के लिए इंद्रपंप का प्रयोग। ठीक है, और उत्थान की दर और निम्नीकरण की दर के बीच अनुपात का प्रतिफल होता है। स्थल खंड के विकास की इन्होंने 3 अवस्थाएं मानी। आफस्तिज इंडे इंटिविक्लुम। आफस्तिज इंडे इंटिविक्लुम में स्थल खंड का विकास है वो धीमी गति से होता है। कुछ समय बाद उत्थान की दर अधिक हो जाती है। ठीक है, उत्थान के कारण जलमार्ग, ढाल, प्रवाह, वेग, गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण नदियों में लंबवत अपरदन हो जाता है। ठीक है, लेकिन उत्थान की दर अधिक होती है। घाटियाँ, वी आकार, गोर्ज, कैनियन आदि का निर्माण करती हैं नदियाँ। निरपेक्ष ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है, इसलिए अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम उच्चावच दोनों होते हैं शुरू की अवस्था में आफस्तिज इंडे इंटिविक्लुम में। दूसरी हमने पढ़ी ग्लिक फॉर्मिंग इंटिविक्लुम कि इस अवस्था के अंतर्गत क्या होता है, मध्यम समान विकास की अवस्था है ये। उत्थान और निम्नीकरण की दर के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया, ए अवस्था, बे अवस्था और स अवस्था, जिसको आपने देखा था। ठीक है, ए अवस्था के अंतर्गत क्या हुआ, बढ़ती दर से उत्थान, निम्नीकरण की दर अधिक, निरपेक्ष ऊंचाई में वृद्धि हुई, जल विभाजक की चोटियाँ, घाटे की तली की ऊंचाई में वृद्धि होने लगी। ठीक है, यथास्थितिक विकास का नाम दिया गया। अवस्था ब है, इसमें क्या हुआ, निरपेक्ष ऊंचाई में वृद्धि हुई और वृद्धि दर और पतन दर दोनों समान रहने से ये स्थिर विकास की अवस्था मानी गई, इसको समान विकास वाली अवस्था। अवस्था स के अंतर्गत क्या हुआ था, इसको यथास्थितिक विकास का उपभाग माना गया, क्योंकि उत्थान समाप्त हो जाता है, निम्नीकरण की दर और घाटी के अपरदन की दर दोनों समान होती हैं। आवस्थिज इंडे इंटिविक्लुम की जो अवस्था थी उसके अंतर्गत हमने देखा कि स्थल खंड का विकास अवसान की ओर होता है, उत्थान समाप्त हो जाता है, लंबवत की तुलना में क्षैतिज अपरदन ज़्यादा होता है, घाटी चौड़ी होती जाती है। ठीक है, घाटी में समानांतर निवर्तन होता है जिसके कारण 2 ढालों का विकास होता है। एक ऊपरी ढाल जो कि खड़ा और तीव्र होता है, इसको इन्होंने वास्तुंजन या गुरुत्व ढाल का नाम दिया। दूसरा है निचला ढाल घाटी पार्श्व का, जिसको होल्डेन होग या वास्ट ढाल का नाम दिया गया। वास्तुंजन अपरदित होकर नुकीली पहाड़ियों के रूप में अवशिष्ट रह जाते हैं, जिनको इन्होंने क्या कहा, इंसेलबर्ग नाम दिया गया। और आकृति विहीन जो स्थल रूप है वो इंद्रपंप कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे पैंक के भवाकृतिक तंत्र का मूल्यांकन, कि वाल्टर पैंक ने अपने जो सिद्धांत दिया उसका मूल्यांकन किस प्रकार है। देखिए, पैंक के विचार कठिन जर्मन भाषा में प्रकाशित हुए। पैंक के जो विचार थे वो कठिन
जर्मन भाषा में प्रकाशित हुए। अंग्रेजी अनुवादकों के द्वारा इसका गलत अनुवाद है वो किया गया। अनुवादकों के द्वारा गलत अनुवाद। ठीक है, इसके कारण और व्याख्या के कारणों से सही विश्लेषण नहीं हो पाया, क्योंकि अंग्रेजी अनुवादकों द्वारा इसका गलत अनुवाद तथा व्याख्या के कारण इसका सही विश्लेषण नहीं हुआ या नहीं हो पाया, क्योंकि अंग्रेजी अनुवादकों के द्वारा गलत अनुवाद और व्याख्या की गई। अमेरिका और ब्रिटिश विद्वानों ने पेंग के विचारों का अत्यधिक विरोध किया है। अमेरिका व ब्रिटिश विद्वानों ने पेंग के विचारों का विरोध किया या आलोचना की। ठीक है, अब कौन कौन से विचार थे जिनकी आलोचना हुई? एक तो है डेविस के भौगोलिक चक्र की तुलना में जो पेंग की संकल्पना है वो अग्रगामी दृष्टि से पूर्ण है। विरोध या आलोचना इसको कह सकते हैं। पहली आलोचना है कि डेविस के भौगोलिक चक्र की तुलना में पेंग की जो संकल्पना है वो अग्रगामी दृष्टि से पूर्ण है। पेंग की संकल्पना अग्रगामी दृष्टि से पूर्ण। ठीक है, दूसरी आलोचना क्या है? दूसरी आलोचना देखिए कि डेविस के अपर्दन चक्र के जनक है, जबकि पेंग ने मात्र डेविस के विरोध में के लिए सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया। डेविस अपर्दन चक्र के जनक हैं, जबकि पेंग ने डेविस के विरोध के लिए सिद्धांत प्रस्तुत किया। डेविस के विरोध के लिए सिद्धांत प्रस्तुत। ठीक है, दो आलोचनाएं हो गई या विरोध हो गए इनके, कि एक तो अग्रगामी दृष्टि से पूर्ण है। अग्रगामी दृष्टि से पूर्ण क्यों है? कि सबसे पहले तो
डेविस ने ही भौगोलिक चक्र दिया था, उसके बाद पेंक ने अपना भवाकृतिक तंत्र दिया। डेविस अपर्दन चक्र के जनक है, जबकि पेंक डेविस के विचार विरोध के लिए ही सिद्धांत प्रस्तुत किया है। पेंक ने स्थल रूपों के विकास की व्याख्या काफी रोचक ढंग से की है। पेंक ने स्थल रूपों के विकास की व्याख्या रोचक ढंग से की। ठीक है, परंतु उत्थान और निम्नीकरण की दर के संबंध में स्पष्ट न होकर, परंतु उत्थान व निम्नीकरण की दर, परंतु उत्थान व निम्नीकरण की दर के संबंध स्पष्ट न होकर भ्रांतिपूर्ण है। ठीक है, अगली है कि पेंक के भूवैज्ञानिक होने के कारण उसका जो मुख्य उद्देश्य था, पेंक के भूवैज्ञानिक होने के कारण उनका मुख्य उद्देश्य भूआकृतिक इकाइयों की भूवैज्ञानिक इतिहास की व्याख्या करना था। भूआकृतिक इकाइयों की भूवैज्ञानिक इतिहास की व्याख्या करना था। ठीक है, अगला है कि पेंक का भवाकृतिक तंत्र कठिन भाषा, पेंक का भवाकृतिक तंत्र कठिन भाषा भाषा कठिन थी, गलत अनुवाद व ठोस तकनीकी, गलत अनुवाद व ठोस तकनीकी मान्यताओं के अभाव में नजरअंदाज कर दिया गया। मान्यताओं के अभाव में नजरअंदाज कर दिया गया। तो ये है पेंक के भौगोलिक या भूआकृतिक तंत्र का मूल्यांकन। देखिए, पेंक के विचार जर्मन भाषा में प्रकाशित हुए थे, जो उस समय दुर्लभ या कठिन थी। अंग्रेजी अनुवादकों के द्वारा इसका गलत अनुवाद किया गया और व्याख्या की गई।
जिसके कारण इसका सही विश्लेषण नहीं हुआ। अमेरिकी और ब्रिटिश विद्वानों के द्वारा पैंक के जो विचार हैं इनकी विरोध या आलोचना की गई, और वो आलोचना ये क्या क्या रही, उसके अंतर्गत पहली है कि डेविस के भौगोलिक चक्र की तुलना में पैंक की संकल्पना केवल अग्रगामी दृष्टि से पूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले डेविस ने भौगोलिक चक्र दिया था, उसके बाद पैंक ने दिया था, तो केवल आगे की दृष्टि से पूर्ण ये विचारधारा है। अगला है डेविस अपर्दन चक्र के जनक है, जबकि पैंक ने डेविस के विरोध के लिए सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था। पैंक ने स्थल रूपों के विकास की व्याख्या है वो रोचक ढंग से की, लेकिन उत्थान और निम्नीकरण की दर के बीच में जो संबंध है इसको स्पष्ट नहीं कर पाए, और इसके कारण भी इसकी आलोचना है वो की गई। पैंक के भूवैज्ञानिक होने के कारण जो उनका मुख्य उद्देश्य था वो था भू आकृतिक इकाइयों के भूवैज्ञानिक इतिहास की व्याख्या करना। पैंक का जो भौआकृतिक तंत्र है वो कठिन भाषा, गलत अनुवाद और ठोस तकनीकी मान्यताओं के अभाव में नज़रअंदाज कर दिया गया। तो ये है पैंक के भौगोलिक तंत्र का या भू आकृतिक तंत्र का मूल्यांकन। देखिए, सबसे पहले हमने अपर्दन चक्र पढ़ा। अपर्दन चक्र के अंतर्गत हमने क्या देखा, अपर्दन चक्र के अंतर्गत हमने देखा था कि परिभ्रमण करती हुई जब पृथ्वी के ऊपर जो आंतरिक और बाह्य कारक हैं, घूमती हुई पृथ्वी के ऊपर जो आंतरिक और बाह्य कारकों के द्वारा जो स्थल रूपों का विकास होता है वो एक निश्चित चक्र में संचालित होता है, जिसको अपर्दन चक्र नाम दिया गया। अपर्दन चक्र के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से डेविस और पैंक के विचारों को पढ़ा। डेविस का जो अपर्दन चक्र है वो संरचना, विकास, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल मानता है। कि डेविस है वो क्या कहता है कि स्थल रूप है वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था का परिणाम होते हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने संरचना के अंतर्गत चट्टानों का भूवैज्ञानिक इतिहास है, क्षति है, नमन अक्ष है, कोण है, पारगम्यता है, ठीक है, इनको शामिल किया। प्रक्रम, उसके ऊपर कार्य करने वाले आंतरिक और बाह्य प्रक्रम कौन कौन से। अवस्था, वो किस अवस्था में संचालित होते हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, या ठीक है, उनकी तुलना उन्होंने मानव जीवन से की। इनके भौगोलिक तंत्र की मान्यताएं ली। डेविस का भौगोलिक चक्र है, मान्यताएं मानी, उसके बाद ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन किया, फिर विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इसी प्रकार से पैंक का ये भौगोलिक भौआकृतिक तंत्र है। जर्मनी का था, इनकी मृत्यु के बाद इनका प्रकाशन हुआ डाइमॉर्फोलॉजिस्ट के नाम से, ठीक है, 1924 में। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, जो भारी या बाह्य कारक हैं और स्थल रूपों का जो विकास है उनके बीच अंतर संबंध स्थापित करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। इनके विचारों को आकृतिक विश्लेषण का नाम दिया गया। मान्यताएं वो इन्होंने अलग अलग मानी, जैसे डेविस ने मानी थी। इन्होंने उत्थान के साथ ही अपर्दन को भी सम्मिलित किया कि उत्थान और अपर्दन दोनों साथ साथ होते हैं, ठीक है। इसके बाद पैंक ने स्थल रूपों के विकास के लिए पैंक का भौगोलिक चक्र का ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन किया। विभिन्न प्रावस्थाओं के अंतर्गत ये विकास माना, जिसके अंतर्गत आवस्थिजिंडे इंटिवक्लुम, ग्लिक फॉर्मिंग इंटिवक्लुम और अफस्तिजिंडे इंटिविक्लुम। तो आफस्तिजिंडे इंटिविक्लुम, ग्लिक फॉर्मिंग इंटिविक्लुम और अबस्तिजिंडे इंटिविक्लुम, ये तीन विकास स्थल रूपों के विकास के इन्होंने प्रावस्थाओं को माना था पैंक ने। और उसके बाद हमने पैंक के भौगोलिक चक्र का मूल्यांकन पढ़ा, जो कि मूल्यांकन इन विद्वानों के द्वारा किया गया और इसके पक्ष में ये तर्क हैं वो दिए गए थे। देखिए, पैंक के जो विभिन्न प्रावस्थाएं हैं, जैसे आफस्तिजिंडे इंटिविक्लुम की जो प्रावस्था है, इसमें इन्होंने क्या किया,
इसके अंतर्गत आरंभ में इन्होंने स्थलखंड को धीमी गति से उत्थान को माना। उसके बाद उत्थान की दर अधिक हुई, जलमार्गों के अंतर्गत गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, ढाल तेज हुआ, ठीक है, लंबवत अपर्दन हुआ। तो इस प्रकार से अवस्थिज इंडेंटिव विकलों की जो अवस्था है उसको बढ़ती दर से विकास का नाम दिया गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत नदियाँ वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं, गॉर्ज कैनियन आदि हैं वो बनाते हैं। अगला है गिलिक फॉर्मिंग इंटीविक्लुम। इसको इन्होंने मध्यम समान विकास की प्रावस्था माना। इसके अंतर्गत इसको कई उपावस्थाओं में विभाजित किया, ए, बे और स उपावस्था जो हमने देखी थी। और तीसरी है अवस्थिज इंडेंटिव विकलों की अवस्था। इस अवस्था को उन्होंने समाप्ति की ओर, यानी स्थलखंड का अवसान है वो समाप्त हो जाता है। इसमें जो लंबवत अपर्दन की तुलना में क्षैतिज अपर्दन ज़्यादा होता है, घाटियाँ हैं वो चौड़ी होने लग जाती हैं, ढाल का निवर्तन होता है, समानांतर ढाल निवर्तन, जिसके दो ढाल बन जाते हैं, खड़े ढाल जिनको इन वास्तुंजन का नाम दिया गया, घाटी पार्श्व के निचले ढाल जिनको इन्होंने वास ढाल का नाम दिया गया। तो इस प्रकार से ये पेंग का भवाकृतिक तंत्र है। डेविस अपर्दन चक्र का जो कंप्लीट टॉपिक है वो आपका समाप्त हो गया है आज, साइकिल ऑफ इरोजन, जिसमें हमने डेविस और पेंग के विचार देखे। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। जब तक आप लोगों को धन्यवाद।